हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में। एंड जो बच्चे पहली बार इस क्लिपिंग को देख रहे हैं, पहली बार कॉर्पोरेट न्यूज़ सुन रहे हैं, अगेन ये एक प्रयास है आप लोगों की कॉर्पोरेट से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाने का, और जितना भी आप थ्योरेटिकल लाइफ में लॉ के अंदर या ऑडिट के अंदर पढ़ते हैं उन सबको रियल वर्ल्ड से मैच कराने का। तो ये एक प्रयास है, ठीक है जी। इसी प्रयास के अंदर अगली बार से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना कि मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा डिफरेंट जीएसटी से रिलेटेड कानूनों के भी, जिसमें आपसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर होने वाले जीएसटी की चर्चा करूंगा। एक छोटी सी चर्चा हर क्लिपिंग में करने की कोशिश किया करूंगा, और कि इस पे होटल पे अगर रेस्टोरेंट हो तो उससे रिलेटेड कानून क्या है, जीएसटी से रिलेटेड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीएसटी पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं आप उनसे ही पढ़िए। मेरा इरादा केवल कॉर्पोरेट न्यूज़ को देने का है बस, और मेरा कोई भी इरादा आपसे वो शेयर करने का नहीं है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो इन द कमेंट कॉलम। और ये अगेन कह रहा हूँ, मेरा कोई भी इरादा जीएसटी पढ़ाने का ना है ना होगा। दैट्स इट, फुल स्टॉप, ठीक है। अच्छा, अगली बात, आज की अगर हम कॉर्पोरेट न्यूज़ की बात करें तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में हमारी सबसे पहले कॉर्पोरेट न्यूज़ है हमारे पास पाकिस्तान को लेकर। ओहो, पाकिस्तान कब से कॉर्पोरेट न्यूज़ में आ गया। मतलब एक बहुत जरूरी घटना जो पाकिस्तान को एक बहुत ह्यूज ऑर्डर चाइना के थ्रू मिला है, और जो उसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला, मतलब इतना बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर शायद उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर जीता है, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। फिलहाल स्पाइस जेट को लेकर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ को लेकर है, एक भूल भुलैया 3 जो फिल्म आ रही है उसको लेकर है। सर ये क्या है, कॉर्पोरेट न्यूज़ है, क्या कर रहे हो आप। हाँ, होगी तभी तो डिस्कशन करना है। फिर एक बायजूस को लेकर खबर है। हाँ, तो सबसे पहले पाकिस्तान की अगर खबर की हम बात कर लें तो भाई साहब बड़े ही अजीब खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। वो क्या हुआ है कि पाकिस्तान में इन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है चाइना से, जिसमें इन्होंने 2,16,000 गधे सप्लाई करने हैं पाकिस्तान ने। ये इनकी इकोनॉमी का अभी तक का इस साल का सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो ये पाकिस्तानी बहुत नाच रहे हैं, बहुत नाच रहे हैं कि मतलब इतना बड़ा ऑर्डर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था चाइना से, कि 2,16,000 गधे सप्लाई करने चाइना को। मैं खुद देख के हैरान हूँ, और मैं मतलब मुझे दुख केवल इस बात का है कि हम अपने आप को 70 साल से इस देश के साथ कंपेयर करते थे, और फिर अपने आप को समझते थे कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, मगर इसके साथ कंपैरिजन करना भी बनता है। सोचो, आज के बाद ना कभी कसम खा लो इसके साथ कंपैरिजन भी मत करना, वरना वही गधों की सप्लाई का कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी एक वैसे ही थोड़ी सी हल्की सी न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, आज की अगली कॉर्पोरेट न्यूज़ पर आते हैं। स्पाइस जेट के लिए एक अच्छी खबर है। स्पाइस जेट, अच्छा वो जो पाकिस्तान की खबर थी ना, रियल थी, झूठ नहीं है, रियल है। 2,16,000 गधे चाइना ने मंगाए हैं उससे, और ये वो खुश हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है। ये रियल न्यूज थी, पता है। स्पाइस जेट ने 4.5 मिलियन डिस्प्यूट अपने लेसर शमन इंजन सपोर्ट से, जो उनके फ्लाइट्स में इंजन सप्लायर हैं, शनन इंजन सपोर्ट से उनसे सेटल कर लिया है। एंड अभी रिसेंटली हुआ क्या, स्पाइस जेट के ऊपर काफ़ी क्रेडिटर्स ने क्लेम सबमिट किए, क्योंकि अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से इनको इंसॉल्वेंसी कोड में ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, एप्लीकेशन फाइल हो चुकी थी। बट आनंद फानन में इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, और उसी प्रक्रिया के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने रिसेंटली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट निकाला। आप जानते होंगे कि जब आप पब्लिक से पैसा मंगाना चाहते हैं तो फिर या तो आप आईपीओ ला सकते हैं, और या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि पब्लिक में सिलेक्टेड ग्रुप के पास जाइए और उनसे प्राइवेट प्लेसमेंट ले आइए। फिर एक और तरीका भी है कि आप जो प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हैं वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स या फिर बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पकड़ लीजिए, जिसे कहा जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। किसी भी कंपनी में पैसा बटोरने का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो ये है क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। कोई भी कंपनी जब पैसा रेज करना चाहती है तो सबसे पहला तरीका वो अपनाती है क्यूआईपी। अब आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि बताइए वो कौन सी कंपनी है जो कि फूड सप्लाई में है, जिसने रिसेंटली क्यूआईपी के थ्रू पैसा जुटाने का तैयारी कर रखी है, ताकि, और वो अमाउंट कितना है, और मैंने पिछली कॉर्पोरेट न्यूज़ में कवर किया था, और मार्केट से इन्होंने पहले ही पैसा उठा लेना है ताकि इनके कंपटीटर
का जो आईपीओ आने वाला है वो अनसक्सेसफुल हो जाए। आपने कंपनी का नाम बताना है जिसने क्यूआईपी उठाया और कितने हजार करोड़ का उठाया है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो हम आते हैं आज की अगली कॉर्पोरेट न्यूज पर, स्पाइसजेट की बात। तो स्पाइसजेट का फिलहाल सेटलमेंट हो गया है और कंपनी अब स्मूथली चल सकती है, हालांकि चलेगी, मुझे इस पे थोड़ा शक है क्योंकि ये कंपनी हमेशा हिचकोले खाते हुए ऐसे 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 करके चली है भविष्य में, पास्ट में। तो जो पास्ट है वो भविष्य भी बताता है, मतलब कभी स्मूथ कंपनी की रोड नहीं रही है, हमेशा ऐसे ऐसे करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बड़े बड़े इशू इसके अंदर आते रहे हैं। अगली कॉर्पोरेट न्यूज है हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। आप जानते हैं कि भारत में दो मेन बोर्ड हैं, दो बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हैं जिन्हें हम नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। यूएसए के अंदर क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज ना बढ़ती है इंडस्ट्री वाइज से। फॉर एग्जांपल जो भी आईटी सेक्टर की कंपनियां होती हैं वो सब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे आती हैं, और अदर देन आईटी सेक्टर की कंपनियां जो है वो डाउ जोन्स पे आती हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज, एक सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएसई कहा जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पहले ये हुआ करती थी पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में हुआ करती थी। फर्म्स के कुछ पार्टनर हुआ करते थे, जिसे लेटर ऑन 2004 के अंदर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी बन गई। उसके बाद फिर इसका पब्लिक इशू आया और बीएसई आज की डेट में एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना सबसे लेटेस्ट हुई 1991-92 में सेबी जब बना, तो सेबी अपने साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को लेकर आया। भारत में जो ये जो प्रोडक्ट है ना, लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, ये सारे प्रोडक्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लाया। अब कोई चीज नई आई है और नई कॉन्सेप्ट लेके आई है, तो फिर लोगों का क्रेज इस तरफ गया और इस तरीके से कंपनियों ने अपने आप को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना शुरू किया। लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदना शुरू किया और आज भारत के लगभग 70% जो डीमेट अकाउंट है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और 30% अकाउंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे है। ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो बीएसई एनएसई दोनों जगह इसलिए अपने आप को लिस्ट कराती हैं ताकि 70+30 लोगों यानी कि 100% इन्वेस्टर्स तक उसकी पहुंच बन सके। समझ आ गई बात? चले, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो आईपीओ था वो तो हो गया था सब्सक्राइब। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हमेशा से माना जाता है कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है और सेबी का प्यारा बच्चा भी रहा था। ये हमेशा 1992 से सेबी से लेके आया था अपने साथ। बट हुआ क्या कि जिस टाइम ये लास्ट टाइम बीएससी के साथ ही आईपीओ लाने वाले थे तो उस टाइम एक प्रॉब्लम आ गई थी और उस प्रॉब्लम में क्या हुआ था, मैंने उस प्रॉब्लम को अलग से डिस्कस भी किया हुआ है। और उस प्रॉब्लम के अंदर हुआ क्या था कि इनके ऊपर एक इल्जाम लगा था कि इनकी जो चेयरपर्सन थी वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन सर्वर है उसकी एक्सेस अलाउ कर रही थी कुछ ब्रोकर्स को। अब एक्चुअल में उनके फॉर्मर बॉस थे जिनको ये एक्सेस दी गई थी ताकि फायदा उठाया जा सके। फिलहाल जब सेबी ने इस तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर को देखा तो इनके एनएससी इनके आईपीओ के ऊपर रोक लगा दी गई। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, सब कुछ हुआ, इतने साल हो गए, 5-7 साल हो गए, उससे ऊपर हो चुका है। तो अब सेबी ने उन्हें क्लियरेंस दे दी है। क्लियरेंस देने के बाद अब आईपीओ के लिए सेबी का नो ऑब्जेक्शन आना जरूरी है। अब एनएससी के जो सीईओ हैं मिस्टर आशीष कुमार चौहान नाम है इनका रिसेंटली कहना है हमारा एनएससी का आईपीओ जल्दी नहीं आने वाला। जल्दी नहीं आ सकता क्यों? क्योंकि पहले तो अभी सेबी एनओसी देगा, एनओसी देने के बाद फिर हम प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाने की तैयारी करेंगे, उसमें लग जाएंगे 6 महीने। और अभी सेबी एनओसी दे रहा, कल तो दे नहीं रहा, तो सेबी पता नहीं कब देगा। अभी तो सेबी की जो चेयरपर्सन है माधोपुरी बुच, उनके ऊपर कई तरीके के वो इल्जाम वगैरह लगाए पड़े हैं लोग। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि एनएससी का आईपीओ कम से कम नहीं तो वो मिनिमम 1 साल दूर है, 1 साल तो कम से कम दूर है, ठीक है ना। तो कई लोग इसके शेयर्स खरीदते हैं, वो कैसे खरीदते हैं? अनलिस्टेड मार्केट में जाकर इसके शेयर खरीदते हैं। चलिए, मैंने आपको अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर कैसे खरीदे जाने हैं मैं आपको एक क्लिपिंग के अंदर बताऊंगा। मैंने पहले भी वादा किया हुआ है। हालांकि डिफरेंट आज की डेट में एप्स हैं जहां पर आप जाकर ये शेयर खरीद सकते हो। वारी एनर्जी जिसका भी बहुत ही बड़ा आईपीओ आया है, वो भी शेयर पहले मार्केट में अवेलेबल था अनलिस्टेड मार्केट में 1800 रुपए पर। बट अगेन मैं इस तरीके के शेयर्स में खरीद फरोख्त नहीं करता। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी आज की डेट में अब शेयर जो है वो आज की डेट में अवेलेबल है अराउंड 2800 पे, आई थिंक 2800 पे अवेलेबल है अनलिस्टेड मार्केट में। चलिए फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारे पास भूल भुलैया 3 को लेकर। सर ये क्या मतलब आपने बॉलीवुड न्यूज कवर करनी शुरू कर दी? ना भाई ना। हुआ क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? इसका काम है ये मेक श्योर करना कि भारत में कंपटीशन बना रहे, कोई भी अपनी मोनोपोली
अवेल ना करे, प्रिवेल ना करे। मोनोपोली का मतलब होता है कि पता लगा आप अपने कंपटीटर को सांस भी नहीं लेने दे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रोल है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि एक फिल्म आ रही है भूल भुलैया 3, आप जानते हैं। अब वो कंपटीशन कमीशन के पास पहुंची है, क्यों? क्योंकि एक और फिल्म आ रही है सिंघम अगेन, रोहित शेट्टी और मेरे ख्याल से अजय देवगन की फिल्म है। अब सिंघम ने सारे के सारे जो हॉल्स हैं, चाहे मल्टीप्लेक्स हो गए चाहे सिंगल स्क्रीन थिएटर हो गए, उनसे राइट खरीद लिए हैं। अब वो राइट खरीद लिए हैं तो इसकी दिक्कत ये आ रही है कि भूल भुलैया 3 जो है उसके लिए थिएटर ही नहीं है। तो भूल भुलैया 3 ट्रेलर हैज गार्नर्ड 61 मिलियन व्यू, जबकि इसको 61 मिलियन व्यू मिले हैं, सिंघम को 26 मिलियन व्यूज मिले हैं। बट सिंघम वालों ने अपने इस तरीके से मोनोपोली यूज की है कि उनके लिए भाई साहब कुछ बचा ही नहीं। भूल भुलैया 3 वालों के लिए जब स्क्रीन नहीं मिलेगी तो पब्लिक आएगी कैसे? और जो स्क्रीन मिली है वो सुबह सुबह के शो मिले हैं, 8 बजे 10 बजे 11 बजे। ओ भाई, ये दिवाली वाले दिन 8 बजे 10 बजे पहले जाके फिल्म देखोगे? तो मतलब एक तरीके से फिल्म को गिराने का इन्होंने कहा है भूल भुलैया 3 वालों ने कि हमारी फिल्म को के साथ गिराने का प्रबंध किया गया है। कम से कम हमें 50-50 स्क्रीन तो दे दो। सिंघम 3 सारी स्क्रीन लेके बैठी है, इस तरीके के उसने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे किए हैं? सिंघम 3 ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि अगर हमारी फिल्म चाहिए, अजय देवगन की फिल्म चाहिए, तो स्क्रीन पे सारे राइट्स हमें देने होंगे। तुम्हारे मल्टीप्लेक्स में सुबह दोपहर के बाद जितने शो होंगे वो हमें देने पड़ेंगे। अब इस तरीके के एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। अब इस तरीके के एग्रीमेंट को एंटी कॉम्पिटिटिव कहा जा रहा है, किसके द्वारा? भूल भुलैया 3 के जो प्रोड्यूसर वगैरह है, जो टीम है, उनके द्वारा। और उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन फाइल किया कि सर ये तो कंपटीशन का मजाक है, भारत में कंपटीशन कैसे होगा? तो आपको बीच में आना पड़ेगा। तो अगले 2 या 3 दिन के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर डिसीजन लेगा कुछ, और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होने वाला है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा सर, ऐसा क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ भी होने वाला है? उसका रीजन है, भूल भुलैया 3 वाले कहते हैं कि आप लोग अपनी इन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। किसने? सिंघम वालों ने। अच्छा, सिंघम वालों ने नाजायज फायदा उठाया है, मतलब इसे कहते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन शो करने के लिए आपको पहले दिखाना पड़ता है कि बंदा डोमिनेंट पोजीशन में है या नहीं है। आपको यह भी बताना पड़ता है कि बंदा डोमिनेंट पोजीशन में है या नहीं है। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। बड़ा अमिताभ बच्चन साहब का एक सीरियल था, कौन बनेगा करोड़पति। अब जब ये सीरियल चल रहा था तो एक व्यक्ति ने सीरियल शुरू होने से पहले एक बार फोन मिलाया वहां पर, और उससे 4-5 सवाल पूछे गए, और वहां की जो रिसेप्शनिस्ट थे उसने कहा जी अब आपको कॉल आएगा कौन बनेगा करोड़पति से। भाई साहब वो बंदा इंतजार करता रह गया। अब इंतजार करता रह गया, पूरा सीजन निकल गया, खत्म हो गया, मगर उसको कॉल नहीं आया। उसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कॉल किया कि सर ये तो मोनोपोली का अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहे हैं, तो गलत बात है। अब सबसे पहली बात, अब्यूज कर रहे हैं डोमिनेंट पोजीशन को, तो डोमिनेंट पोजीशन भी तो होनी चाहिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने देखा कि कंपनी ये इसकी कौन बनेगा करोड़पति की टीआरपी क्या है। टीआरपी मतलब एक समय में कितने % लोग इसे देखते हैं, तो पता लगा 4.5, यानी कि 4.5% लोग केवल इसे देखते हैं। यानी कि 95.5% लोग कुछ और देख रहे होते हैं, सास बहू के सीरियल या कुछ और देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब 4.5% की टीआरपी, क्या आप मान सकते हैं कि आपकी डोमिनेंट पोजीशन है? नहीं। तो ये डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, और अगर डोमिनेंट पोजीशन नहीं है तो अब्यूज नहीं हुआ। मुझे लगता है यहां पर भी यही होगा। भाई इसे डोमिनेंट पोजीशन नहीं कहा जा सकता। कैसे कह सकते हो कि मतलब पूरे भारत के सिनेमा हॉल में केवल यही फिल्म चल रही है और तो कोई नहीं चल रही? अब आप नहीं, ये नहीं कह सकते। हालांकि ये करेंगे, कंटेस्ट करेंगे कि नहीं नहीं जितने हमारे हॉल थे वहां पर यही फिल्म चल रही है जो हमें हॉल चाहिए थे। मतलब कई तरीके के पेचीदा व्यूज होते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कि रेलेवेंट मार्केट ये थी, जिस रेलेवेंट मार्केट पे इन्होंने हमें फिल्म नहीं चलाने दे रहे। इनके एडवोकेट्स के कई व्यू आएंगे, बट आई डोंट थिंक कि इनके व्यूज को प्रिवेल किया जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो जीतेगा वो सिंघम 3 वाले ही ये फाइट जीत जाएंगे, मुझे लगता है। बट फिर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है। अगली न्यूज है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बायजूस को लेकर। अभी हुआ क्या कि एनसीएलटी ने बायजूस का एक वन टाइम सेटलमेंट हुआ था बीसीसीआई को लेकर। इस झगड़े को मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने कई बार कॉर्पोरेट न्यूज में इस झगड़े को कवर कर लिया है, बट फिलहाल ये झगड़ा हुआ क्या था कि बीसीसीआई का जब आईपीएल हुआ था तो आपने देखा होगा प्लेयर्स बायजूस की जर्सी बना के लगाकर खेलते थे। अब बीसीसीआई को पैसा देना था बायजूस ने, जो कि नहीं दिया। बीसीसीआई इन्हें ले गया इंसॉल्वेंसी के अंदर। अब बीसीसीआई इंसॉल्वेंसी के अंदर लेके गया
तो वहां पर अमेरिका के जो लेंडर्स हैं, जो यूएस में बैठे लेंडर्स हैं, वो आए और उन्होंने भी ज्वाइन किया इंसॉल्वेंसी को। उन्होंने कहा जी हमने भी बायजूस से पैसा लेना है क्योंकि हमने तो लोन दिया हुआ है। शुरुआत किसने की बायजूस से रिकवर करने की? बीसीसीआई ने, जिसका अमाउंट बड़ा था। बट फिर आ गए कौन? अमेरिकन्स। उन्होंने कहा हम भी ज्वाइन करेंगे। भारत में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहता है कि बीसीसीआई, आपने गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा लेना है, इसका मतलब आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हो। बट जो यूएसए वालों ने पैसा लेना है, उन्होंने लोन का पैसा लेना है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, और इंसॉल्वेंसी में सारे अधिकार फाइनेंशियल क्रेडिटर को दिए जाते हैं, सारे अधिकार। कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगी एक, मतलब क्रेडिटर की एक कमिटी बनेगी जिसमें केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर आएंगे। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर वो डिसीजन लेंगे, वही डिसीजन फाइनल माना जाता है। तो इसका मतलब बीसीसीआई का रोल खत्म हो रहा था। एप्लीकेशन किसने फाइल की थी? बीसीसीआई ने, और रोल बीसीसीआई का खत्म हो रहा था। तो बीसीसीआई और बायजूस ने मिलकर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। अब जब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुआ तो यूएस के जो लेंडर थे उन्होंने कहा इन्हें सेटलमेंट करने तो, मगर इंसॉल्वेंसी तो चलेगी। बीसीसीआई कहता है नहीं, हमारा सेटल हो गया, अब इंसॉल्वेंसी की पिटीशन बाहर निकालो, क्योंकि हमें पैसा दे रहा है बायजूस, तो खत्म हो गया मामला। यूएसए वाले कह रहे हैं ये क्या मजाक है भाई, अब इंसॉल्वेंसी में आ चुकी है कंपनी, तुम्हारा सेटलमेंट हो गया, हमारा तो नहीं होना, हम लेके चलेंगे अब इसे इंसॉल्वेंसी में। ये केस गया नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल में। एपेलेट ट्राइब्यूनल ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, सेटलमेंट हो गया है, बीसीसीआई ने एप्लीकेशन फाइल की थी, सेटलमेंट हो चुका है, तो मामला खत्म, अब और कुछ नहीं रह गया इस मामले में। परंतु ये एप्लीकेशन फिर आगे मूव हुई सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी की अदालत में। अब ये उनके आखिरी डिसीजंस में से कोई एक डिसीजन भी है ये, जिसमें कहा गया कि भैया ऐसा नहीं होगा, बेशक बीसीसीआई का सेटलमेंट हो चुका है तो हम उस सेटलमेंट को अभी रखते हैं साइड पे, मगर कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर ही रहेगी जब तक अमेरिकन लेंडर्स का पैसा नहीं मिल जाएगा। क्योंकि अदरवाइज हमारे देश का मजाक, कानून हुआ मजाक हुआ। जब कानून कहता है कि सारा कंट्रोल फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास आ जाएगा और फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो कंपनी को बेच देंगे या फिर लिक्विडेशन में ले जाएंगे, तो फिर वो जो अमेरिकन लेंडर्स हैं उन्हें अधिकार मिलने चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि वो अमेरिकन है तो उन्हें हम अधिकार नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक हो गई थी बात? चलिए, तो ये थी आज की सारी कॉर्पोरेट न्यूज, जहां पर अगेन लास्ट कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर क्या हुआ है मैं दोबारा बोल दूं, बीसीसीआई और उसका जो बायजूस का सेटलमेंट हुआ था उसे ठुकरा दिया गया है, और अब दोबारा से बायजूस इंसॉल्वेंसी के अंदर ही रहेगी। तो बायजूस की बुरे दिन अभी भी छठे नहीं है, अभी भी चालू ही है। तो ये आज की हमारी कॉर्पोरेट न्यूज थी। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि कल इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। आप जानते होंगे कि शेयर मार्केट लगातार गिर रही है। तो कई बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर मार्केट लगातार गिर रही है, लगातार गिर रही है, रीजन क्या हुआ? अब इतना आपको भी पता लग गया होगा। एक्चुअल में है कि अभी सबसे मार्केट में घबराहट किस बात को है, ट्रंप आएगा या कमला हैरिस। पहली बात तो ये घबराहट है। दूसरी बात, एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है मार्केट में और कुछ नहीं। एफआईआईज ने खूब पैसा बनाया, देश में खूब पैसा बनाया। अब वो पैसा बनाने के बाद अब वो पैसा मूव कर रहे हैं जापान की तरफ थोड़ा, इंडोनेशिया की तरफ थोड़ा, चाइना एक्चुअल में अभी रिसेंटली उसने 15-20 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा पैकेज लेके आया रिवाइवल का, क्योंकि इसकी इकोनॉमी गिर गई थी। अब जब रिवाइवल का पैकेज लाया है तो भाई ताजा ताजा जब आता है ना, बेनिफिट मिलना शुरू होता है कॉर्पोरेट्स को, तो इसलिए वो वहां पर बड़े बड़े एफआईआईज वहां पर पैसा लगा रही हैं। अब जैसे ही 1-1.5 महीने तक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ये लोग, और प्रॉफिट बुकिंग करके फिर यहाँ ले आएंगे। तो हमारी इकोनॉमी मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत ही रहने वाली है। डोंट वरी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग वही स्ट्रॉन्ग पाथ दोबारा चुनने वाले हैं। बस ये अमेरिकन इलेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था। बट आप लोग घबराहट में कोई काम मत कीजिएगा इस मार्केट में। शेयर मार्केट घबराने वालों के लिए नहीं होती। हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस चैनल तो अभी नहीं चला रखा कोई, मगर मैं ये कहा हुआ है कि अगले हफ्ते में आपको एक कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की जरूर चर्चा करूंगा। मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस वाले साथी थे रमेश जी, एंड वो जरा ऑडिट में आजकल बिजी थे 31 अक्टूबर तक। अब वो ऑडिट निपट जाएगा तो उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मैं फंडामेंटल दिखाऊंगा जीई शिपिंग जिस कंपनी का नाम है, और वो उसे टेक्निकल एंगल से सिखाएंगे आपको कि कैसे किसी कंपनी को पढ़ा जाता है। मगर हमारा उद्देश्य केवल आपको ज्ञान देना होगा और कोई नहीं, हम आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देने वाले। ठीक है जी,
चलिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस हमेशा सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही लेनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मिलेंगे अगली कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। मीनवाइल आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।